Good morning, students. Today we start chapter number 8, hypoglycemic agent in pharmaceutical chemistry second, and we study about insulin and the drugs used as anti-diabetic agent in these and their structure also. Insulin, first of all, insulin क्या होता है? Insulin is secreted by beta cells. पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरइंस भी कहते हैं जिनको इंसुलिन सेक्रेट करता है। इंसुलिन क्या है? फर्स्ट प्रोटीन हुज केमिकल स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर वेट वाज डिटरमाइंड। ये पहला प्रोटीन है जिसकी केमिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन की गई थी। और इसमें दो चैन होती हैं, ए एंड बी। ए चैन में तो होते हैं 21 अमीनो एसिड्स और बी चैन में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स। टोटल होते हैं 51 अमीनो एसिड्स। और वो ए और बी चैन जो बाइंड होती है ना, डबल सल्फर ग्रुप के साथ बाइंड होती हैं। एस डबल सल्फर ग्रुप के साथ बाइंड होती हैं ए और बी। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एस्टरीफाइड प्रोडक्ट्स। जो इंसुलिन का जो अपने यूज़ करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जो यूज़ करते हैं, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं हम बाय यूजिंग मेटल और प्रोटीन लाइक ग्लोबिन और प्रोटामिन के साथ अटैच कर देते हैं इंसुलिन को, मेटल या फिर ग्लोबिन प्रोटीन। उससे क्या होता है? इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें कौन कौन सी अपने एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहते हैं इनको, यूज़ करते हैं अपने, और उनकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ये पढ़ेंगे अभी। ये है हमारे क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड में फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है 4 क्लोरो सल्फोनाइल प्रोपाइल यूरिया। 4 पोजीशन पे क्लोरो है, क्लोरीन ग्रुप है, और सल्फोनाइल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे SO2। और प्रोपाइल यूरिया। प्रोपाइल किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने 3 कार्बन एटम के लिए। 3 कार्बन एटम है और यूरिया ग्रुप है। ये यूरिया ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? इसमें NHCONH ग्रुप है, जो ये यूरिया ग्रुप है। इसका पूरा नेम बन गया 4 क्लोरो सल्फोनाइल प्रोपाइल यूरिया। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स बीटा सेल। बीटा सेल को स्टिमुलेट करते का क्या करने के लिए? रिलीज़ करने के लिए इंसुलिन को। जब बॉडी में हमारी ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होगी तब ये स्टिमुलेट कर देगा बीटा सेल्स को रिलीज़ करने के लिए। क्या? इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए। यूज्ड इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने इसको, जिसके अंदर इंसुलिन जो बीटा सेल से इंसुलिन तो रिलीज़ हो रहा है पर वो इंसुलिन जाके मसल्स और उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा, लीवर के ऊपर वर्क नहीं कर रहा। इंसुलिन रिलीज़ होना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर बीटा सेल से इंसुलिन नहीं रिलीज़ होगा तो ये स्टिमुलेट किसको करेंगे? बीटा सेल्स को स्टिमुलेट रिलीज़ करने के लिए। इसलिए बीटा सेल्स का सही होना इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट ड्रग है फैनफॉर्मिन। फैनफॉर्मिन में है बाइगुआनिड मोइटी है। बाइगुआनिड लगा हुआ है इसके अंदर। बाइगुआनिड कौन सा मोलिक्यूल होता है? ये NH C डबल बॉन्ड O NH और C डबल बॉन्ड NH NH2। ये पूरी बाइगुआनिड है, मतलब एक है तो गुआनिड है। बाइगुआनिड क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 गुआनिड मोइटी लगी हुई है इसके अंदर, तो कह दिया इसको बाइगुआनिड। इसके यूजेस क्या हैं? इट एक्ट एज इंक्रीजिंग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। पेरिफेरल यूटिलाइजेशन मतलब जो मसल्स में और लीवर में जो हमारा ग्लूकोज का जो स्टोरेज होना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो इंक्रीज़ कर देता है ये पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। एंड डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो अदर सोर्सेज होते हैं फैट से, प्रोटीन से, जो ग्लूकोज बनने के जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देती है ये लीवर में। एडवांटेज क्या है इसकी? एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? वेट गेन होता है इससे। नेक्स्ट है इसमें कोएगुलेंट। कोएगुलेंट कौन सा यूज़ कर सकते हैं अपने? प्रोथ्रोम्बिन नेचुरल कोएगुलेंट होता है हमारी बॉडी में, ब्लड में हमारे, जो फैक्टर 10A की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर 10A। ये फैक्टर 10A हमारे ब्लड में फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। इन्हीं की हेल्प से कोएगुलेशन होती है, और कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बना देता है। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है? जो फाइब्रिनोजन है,
फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइब्रिनोजन तो प्रोटीन है, हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये फाइब्रिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्लोट कहते हैं। वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन की कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में और क्लोट बन जाता है। कोएगुलेंट में तो सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन ही पढ़ना है हमने केमिस्ट्री में। और फिर है एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट में कौन से हमने पढ़ने हैं? एक हिपारिन है, एक मीनाडायोन है, बिस हाइड्रोक्सी कुमारिन है और वारफेरिन है। फर्स्ट हिपारिन। हिपारिन कैसे काम करता है? हिपारिन एक एंजाइम इनिबिटर है, उसके साथ बाइंड कर जाता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के साथ और उसको कन्फर्मेशन चेंज कर देता है एंजाइम में। एंजाइम इनिबिट हो गया तो वो इनएक्टिवेट कर देगा फैक्टर 10A को। फैक्टर 10A रिस्पॉन्सिबल था कोएगुलेशन के लिए। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर 10A की यूज़ था। उसके अंदर फैक्टर 10A को इनएक्टिवेट कर दिया हिपारिन ने। फैक्टर 10A इनएक्टिवेट होते ही तो क्या कर दिया इन्होंने? इनिबिट कर दी कोएगुलेशन। तो ये इसलिए इसको कहते हैं हिपारिन इज एंटी कोएगुलेंट ड्रग। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी जाए तो ज़्यादा खून निकलने लग जाएगा, मतलब कोएगुलेट नहीं होगा, उसको कहते हैं हेमरेज हो गया, ब्लड हेमरेज हो गया, मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया क्योंकि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने दे दी। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एलर्जिक रिएक्शन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। मीनाडायोन विटामिन K3, सिंथेटिक विटामिन के भी कहते हैं इसको। ये इसकी स्ट्रक्चर है विटामिन K3 की। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नेफ्थालिन 1,4 डायोन, 2 मिथाइल नेफ्थालिन 1,4 डायोन। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और ये नेफ्थालिन रिंग है, बेंजीन के साथ जो रिंग लगी हुई है, इन पूरी रिंग को कहते हैं नेफ्थालिन रिंग। और 1,4 डायोन इसलिए यूज़ हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसलिए कहते हैं 1,4 डायोन। इसके यूजेज है एंटी हेमरेजिक, एंटी कोएगुलेंट और डिक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है जो वो भी डिक्रीज कर देता है ये। बिस हाइड्रोक्सी कोमारिन ये नेक्स्ट है। ये क्या करता है? डिक्रीज हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन हमारा लीवर में बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा। उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा? कोएगुलेंट ही, ये कोएगुलेंट है प्रोथ्रोम्बिन, तो कोएगुलेशन होगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा कोमारिन। यूजेस क्या हैं इसके? पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस में, पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब जो लंग्स में जो खून के थक्के बन जाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कोमारिन को एज ए एंटी कोएगुलेंट। एम्बोलिज्म मतलब खून जम जाना ब्लड वेसल्स में, उसको कहते हैं एम्बोलिज्म। वारफेरिन, वारफेरिन क्या कहाँ यूज़ होती है? यूज्ड इन थ्रोम्बोसिस इन वीन्स एंड आर्टरीज। ये भी थ्रोम्बोसिस में वारफेरिन यूज़ होती है एज एन एंटी कोएगुलेंट। नेक्स्ट है हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन एजेंट्स। हिस्टामिन का कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है? H1 एंड H2। H1 रिसेप्टर हमारे होते हैं CGMP को इंक्रीज़ करने वाले। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं H1? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वस्कुलर परमिएबिलिटी और म्यूकस सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और H2 रिसेप्टर हमारे होते हैं डिक्रीज इन CGMP कर देते हैं। ये कहाँ पे? पैरिएटल सेल होते हैं जो स्टमक में, वहाँ पे। तो पैरिएटल सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन के लिए, HCl बनाने के लिए। H2 रिसेप्टर ये दोनों जगह जाके लगता है हिस्टामिन। H1 एंटी हिस्टामिन कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं अपने? जो न्यूअर जनरेशन है, सिट्रीजिन, लोरेटेडिन और एस्टीमाइजोल। सिट्रीजिन, लोरेटेडिन और एस्टीमाइजोल, ये अपनी 3 ड्रग है, न्यूअर है, न्यू जनरेशन H1 एंटी हिस्टामिन, जो स्मूथ मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको इनिबिट कर देंगे ये।
न्यूअर और डाइफेनहाइड्रामीन H1 एंटागोनिस्ट है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? 2,2 बेंजाई हाइड्रोक्सी इथाइल एन डाइमिथाइल एमीन। नाइट्रोजन पे तो डाइमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 डाइमिथाइल एमीन हो गया ये, ठीक है। और 2,2 बेंजाई हाइड्रोक्सी, ये बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, बेंजाई हाइड्रोक्सी इथाइल। दो फिनाइल ग्रुप जो लगे हुए ना, इसको कहते हैं बेंजाई हाइड्रोक्सी इथाइल। 3 कार्बन आ गया तो आ गया इथाइल, तो इसका नेम पूरा हो गया 2,2 बेंजाई हाइड्रोक्सी इथाइल एन डाइमिथाइल एमीन। यूजेस क्या हैं इसके? एंटीमेटिक, मोशन सिकनेस, पार्किंसोनियन सिम्टम्स इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन। मेपायरामिन used in allergy एनाफाइलेक्टिक कंडीशन, hay fever, अर्टिकेरिया। मेपायरामिन भी एक H1 एंटागोनिस्ट है, एलर्जी में यूज़ होती है और एनाफाइलेक्टिक कंडीशन में यूज़ होती है। हे फीवर भी एक तरह की एलर्जी होती है जिसके अंदर फीवर प्रोड्यूस होता है, एलर्जिक रिएक्शन भी होती है। और अर्टिकेरिया अपनी स्किन की एलर्जी होती है। और नेक्स्ट है प्रोमिथाजाइन, लॉन्ग एक्टिंग H1 एंटागोनिस्ट है ये सबसे। और क्लोरफेनिरामिन, CPM कहते हैं जिसको, उसकी स्ट्रक्चर है ये एन डाइमिथाइल प्रोपाइलमीन ग्रुप है इसमें। इसमें पिरिडिन रिंग है और क्लोरफिनाइलिन रिंग है। क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है फिनाइल के साथ और पिरिडिन रिंग लगी हुई है, और एन डाइमिथाइल प्रोपाइलमीन ग्रुप लगा हुआ है। यूजेज इसके वही सेम है, एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। सिप्रोहेप्टाडिन है, सिप्रोहेप्टाडिन मेनली यूज़ होती है स्टिमुलेट एपेटाइट में, माइग्रेन में, कशिंग डिजीज़ और एलर्जिक रिएक्शन में। नेक्स्ट चैप्टर है एनाल्जेसिका। एनाल्जेसिक में सबसे कॉमनली यूज़ होती है CNS स्टिमुलेंट के तौर पे मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करती है? डिप्रेस थैलेमस, सेक्रेटरी कॉर्टेक्स, रेस्पिरेटरी एंड कफ सेंटर को भी डिप्रेस कर देती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को भी डिप्रेस कर देती है, और सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उसको भी डिप्रेस कर देती है। और स्टिमुलेट किसको करती है? स्पाइनल कॉर्ड को। और वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है और वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है, मतलब वॉमिटिंग आती है मॉर्फिन लेने से। और बाकी रेस्पिरेटरी और कफ डिप्रेस हो जाती है, कफ बंद हो जाती है, रेस्पिरेटरी जो सेक्रीशन है वो भी बंद हो जाती है। और CNS स्टिमुलेंट है ये, डिक्रीज सेक्रीशन कर देती है, सेक्रीशन डिक्रीज कर देती है, कफ को सप्रेस कर देती है और वॉमिटिंग स्टिमुलेट करती है। ये फंक्शन है मॉर्फिन की। ड्रॉबैक क्या है इसका? डिपेंडेंसी प्रोड्यूस करती है ये, मतलब एक तरह से नशा प्रोड्यूस करती है और यूफोरिया और गुड फीलिंग प्रोड्यूस करती है, आदत पड़ सकती है इसको लेने की। इन मॉर्फिन पॉइजनिंग सेलाइन परगेटिव्स आर गिवन। अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, ज़्यादा मॉर्फिन अगर इंजेस्ट कर ले अपने बॉडी में, तो सेलाइन परगेटिव्स आर यूज्ड आर गिवन टू रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सेलाइन परगेटिव्स क्या करते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं और एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इंटेस्टाइन के रास्ते से ये मॉर्फिन बाहर निकल जाती है। परगेटिव्स का मतलब यही होता है। 0.2% KMnO4 सोल्यूशन यूज़ होता है सेलाइन परगेटिव्स के तौर पर। पैथिडिन 4 क्लोरोकार्बोनिल 1 मिथाइल 4 फिनाइल पाइप्रिडिन। पाइप्रिडिन रिंग होती है एक नाइट्रोजन वाली, जिसके अंदर 4th पोजीशन में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। 4 फिनाइल है, 4 कार्बोनाइल ग्रुप है, और 1st पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, और पाइप्रिडिन रिंग है पैथिडिन। ये इसका क्या है? लोकल इफेक्ट है ऑन नर्व फाइबर्स यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस। ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है नर्व फाइबर्स पे, और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन अपने जो ऑपरेशन के बाद जो पेन किलर के यूज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं अपने पैथिडिन। ये इसके एनालॉग्स हैं डाइफिनोक्साइलेट और फेंटानिल, दो तरह के इसके एनालॉग भी हैं सिंथेटिक। ये सिमिलर एक्शन है इनका, पोस्ट ऑपरेटिवली यूज़ होते हैं पेन किलर के लिए। और कोडीन
लेस डिप्रेसेंट, ये लेस डिप्रेस करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, और मोर कफ डिप्रेसेंट, जैसे अपना मॉर्फिन था, मॉर्फिन दोनों को सप्रेस कर रहा था, रेस्पिरेटरी सेंटर को और कफ सेंटर को, पर ये किसको ज़्यादा सप्रेस कर रहा है, कफ को। कफ सेंटर है ना जो, उसको डिप्रेस करता है ज़्यादा, और रेस्पिरेटरी सेंटर को ज़्यादा डिप्रेस नहीं करता कोडीन। कोडीन कॉमनली यूज़ होता है कफ सप्रेसेंट के लिए। कोरेक्स में मेनली यूज़ होता है, कोरेक्स ब्रांड है फाइजर का, उसमें यूज़ होता है मेनली। एंटीपायरेटिक्स में आता है एस्पिरिन, कॉमनली यूज़ होता है। एंटीपायरेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो फीवर रिड्यूस करते हैं अपनी बॉडी का। एस्पिरिन मेनली यूज़ होता है। एस्पिरिन का क्या केमिकल फार्मूला है, 2-एसिटॉक्सी, 2 सेकंड पोजीशन पे एसिटॉक्सी ग्रुप है, और बेंजोइक एसिड है। बेंजीन रिंग के ऊपर COH लगा हुआ था, उसको ये बेंजोइक एसिड है, और 2-एसिटॉक्सी। यूजेज, इनिबिट COX-1 इनिबिटर, इनिबिट COX-1। COX-1 एंजाइम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन के लिए, और प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे प्रोड्यूस करते हैं फीवर बॉडी में। प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन को इनिबिट करने के लिए अपने को COX एंजाइम इनिबिट करना पड़ेगा, और ये एस्पिरिन COX एंजाइम इनिबिट कर देते हैं। एडवर्स फैक्ट क्या है, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनते नहीं, और इसलिए फीवर नहीं आएगा। एडवर्स फैक्ट हैं इसके, नोशिया, वॉमिटिंग, इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी अपने एंटीपायरेटिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।